मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860, जिसे आप आईपीसी के नाम से भी जानते हैं। आज हम आईपीसी के अंतर्गत उसका इतिहास, उद्देश्य, सिद्धांत, प्रस्तावना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अपराध क्या होता है, अपराध की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में एक बेल आइकन दिया गया है, अगर आप उस बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के एक सामान्य परिचय की। उसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और कब वो अधिनियम के रूप में हमारे समक्ष आया है, उसके उद्देश्य क्या थे बनाने के, और अपराध किसे कहते हैं, अपराध की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए हम सामान्य परिचय को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रारूप प्रथम विधि आयोग के समय तैयार किया गया था, और जो प्रथम विधि आयोग था उस समय उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। यही वजह है कि लॉर्ड मैकाले को भारतीय दंड संहिता का जनक भी कहा जाता है। सन 1860 में भारतीय दंड संहिता पारित होकर विधि का रूप उसने लिया, और भारतीय दंड संहिता जो है वो 6 अक्टूबर 1860 को विधि बना और 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। देखिए, जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति ने इसका एक प्रारूप तैयार किया था कि किस प्रकार से भारत में दंड संहिता का निर्माण किया जाएगा। उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। जो प्रारूप था वो 1860 में पारित हुआ और 6 अक्टूबर 1860 में विधि का रूप बना और 1 जनवरी 1862 को इसको भारत में लागू किया गया। इसमें कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। दंड संहिता का आधार इंग्लैंड की विधि है। अब ये सबको पता है कि हमारे देश में जितनी भी विधियां बनी हैं वो सब विधियां जो हैं विदेशी विधियों से ली गई हैं। उनका जो बेस है, उनका जो आधार है वो विदेशी विधियों से लिया गया है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि हम जो हैं 200 साल तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहे हैं, और हमारे जितने भी लॉ बने हैं अधिकतम वो भारत के स्वतंत्र होने से पहले के बने हैं। चूँकि भारत की स्वतंत्रता से पहले सारे अधिनियम बने हैं तो उसमें इंग्लैंड का या विदेशी विधियों का प्रारूप होना, उसका टच होना कंपलसरी था, क्योंकि उसका निर्माण करने वाले जो लोग थे वो सारे विदेशी लोग थे। आप आईपीसी को ले लें तो लॉर्ड मैकाले इसके जनक थे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ले लें तो उसमें भी हमने कई देशों से इसके स्रोत के रूप में हमने कई देशों से कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था, और जो जो बातें हमें अच्छी लगी थी वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की थी। अगर हम एविडेंस एक्ट को देख लें तो उसमें भी स्टीफेंस जो थे वो उसके जनक थे। तो इस प्रकार से हम अगर विधियों को आप जैसे जैसे आगे लॉ को पढ़ेंगे और अलग अलग विधि को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो विधि का निर्माण किया गया है वो स्वतंत्रता के पहले किया गया है, और यही एक रीज़न रहा है कि हमारे जो विधि के निर्माण में एक तो विदेशी टच है, मतलब कि अंग्रेज़ी विधियों से हमने अपनी विधियों को बनाया है, और इसको अधिकतर बनाने वाले भी जो हैं, विधि का निर्माण करने वाले भी जो हैं वो विदेशी रहे हैं। अब देखिए, भारतीय दंड संहिता जो बनाई गई थी तो इसका जो प्रारूप था वो तो विधि आयोग ने बनाया था, लेकिन बनाने के बाद उसका पुनरीक्षण करने के लिए
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे बार्नेस पीकॉक और तथा जो अवर न्यायाधीश थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य भी थे, उनके द्वारा किया गया था इसका पुनरीक्षण। एक बार प्रथम विधि आयोग ने प्रारूप बनाया, फिर उनको उसको पुनरीक्षण के लिए इन लोगों के पास भेजा, फिर इन लोगों ने इस विधि को देखा कि इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो छूट गई हो, अगर छूट गई हो तो उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दी। तो इस प्रकार से ये एक पूरा प्रारूप तैयार हुआ और विधि का रूप इसने धारण किया। भारतीय दंड संहिता में भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान किया गया है। जो आईपीसी है उसके अंदर भारत के अंदर जो निवासरत नागरिक हैं उनके द्वारा जो किए गए अपराध है उनको परिभाषित किया गया है कि कौन कौन से कार्य हैं जो वो समाज के विरोध में करेंगे तो वो अपराध की श्रेणी में आएंगे, और अगर वो अपराध कारित करते हैं तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या दंड मिलेगा। किंतु ये जो संहिता है, मतलब जो हमारी आईपीसी है, वो भारत की सेना के ऊपर लागू नहीं होती है, चूँकि अब जम्मू एंड कश्मीर में अनुच्छेद 370 हट चुका है, तो जो हमारी भारतीय दंड संहिता है वह जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगी। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में यानी कि सन 1862 में लागू की गई थी। इसके बाद इसमें भारत के स्वतंत्र होने के बाद समय समय पर संशोधन होते रहे हैं और वर्तमान में 2013 में भी कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है। देखिए, चूँकि ये जो आईपीसी है ये काफ़ी बड़ा है और ये बहुत पुराना है। जब हम स्वतंत्र हुए, हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने से अब तक में हमारे समाज में काफ़ी कुछ परिवर्तन होते गए और उस परिवर्तन की वजह से अपराध करने के तरीक़ों में भी बदलाव आया है। जैसे जैसे अपराध करने के तरीक़ों में बदलाव आता गया वैसे वैसे हमें नई विधियों की आवश्यकता पड़ती गई। चूँकि हम पूरा आईपीसी तो नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मतलब कि संसद या विधि निर्माता वो लोग क्या करते हैं कि जिस भी विधि की या जिस भी कानून की हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इस आईपीसी में उस धारा में जहाँ पर कि किसी अपराध को किया गया है और हमको नई विधि की आवश्यकता पड़ रही है, हम उसके अंदर संशोधन कर लेते हैं। जैसे आप देखें कि हमने अभी रेप वाले जितने भी केस है 375 उनमें अभी संशोधन किया गया है, क्योंकि रेप के मामलों में अब जो रेप करने के तरीके हैं और जो जितनी बर्बरता के साथ रेप किया जाता है, तो उसके लिए अभी आवश्यक हो गया था कि हम अपनी विधि में, अपने लॉ में 376 में कुछ संशोधन करें। तो उस संशोधन को हम पूरे आईपीसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ धाराओं में संशोधन कर लेते हैं। तो 2013 में भी कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि अपराध, ये जो दंड विधान बनाया गया था, जो हमारी अपराध विधि बनाई गई थी, जो भारतीय दंड संहिता बनाया गया था, इसको बनाने के उद्देश्य क्या थे, क्या सोचकर हम जो विधि निर्माता थे उन्होंने भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया था। तो कुछ उद्देश्य थे। अपराध को एक गंभीर दोष माना गया था समाज के प्रति, और इसीलिए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब उनको दंड देने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ पॉइंट हम दे रखे हैं यहाँ पर कि ये उनके उद्देश्य थे जिसकी वजह से उन्होंने आईपीसी का निर्माण किया था। पहला था अपराधी को एक उदाहरण बनाना। अपराधी को एक उदाहरण बनाना, किसके समक्ष उदाहरण बनाना? समाज के समक्ष, क्योंकि अपराध जब आप कारित करते हो तो आप समाज के अंदर ही करते हो और आप समाज के लोगों के लिए ही कुछ बुरा करते हो। तो अब समाज के बीच में ही अपराधी को दंड देकर ये एक उदाहरण पेश किया जाता है कि अगर समाज में कोई भी नियम का उल्लंघन करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दूसरा का उद्देश्य था अपराधी को उस अपराध को पुनः करने से रोकना।
देखिए, आईपीसी को बनाने का दूसरा उद्देश्य ये था कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, अगर हम उसको दंड नहीं देंगे, अगर हम उसको सज़ा नहीं देंगे, तो वह व्यक्ति जो है वो पुनः दंड अपराध करेगा, वो पुनः ऐसा कार्य करेगा जिससे कि व्यक्ति को नुकसान पहुँचे। तो वो व्यक्ति पुनः कोई अपराध को कारित ना कर सके, इसीलिए उसको दंड दिया जाना आवश्यक है। तीसरा है अपराधी को उस दुष्प्रकृति के निवारण के लिए सुधार करना। जो अपराधी में एक दुष्प्रकृति उत्पन्न हो गई है अपराध करने के कारण से, उसका निवारण करना, उसको रोकने के लिए और उसमें उस अपराधी में सुधार करने के लिए ये आवश्यक था कि उसको दंडित किया जाए। अगर हम किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, कोई ऐसा कार्य किया है जिससे किसी को नुकसान हुआ है, और अगर हम उसको दंडित नहीं करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो अपराध की दुष्प्रकृति है, हम उसको और बढ़ाते हैं। उसका निवारण करना आवश्यक होता है, उसमें सुधार लाना आवश्यक होता है, और सुधार लाने के लिए क्या आवश्यक होता है कि हम उसको पनिशमेंट दें। चौथा हमारा आईपीसी का उद्देश्य था समाज में व्यापक प्रतिशोध की भावना को संतुष्ट करना। प्रतिशोध की भावना की अगर हम बात करें, तो आप जब इसके दंड के सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें एक प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, जिसमें दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, यानी कि आपके साथ अगर कोई अपराध कारित करता है तो बदले में आप प्रतिशोध लेना, मतलब बदला लेना, तो बदले में आप उसके साथ भी वही अपराध को कारित करो। अगर इसी प्रकार से प्रतिशोधात्मक सिद्धांत चालू रहता, यह प्रतिशोध की भावना व्यापक रहती समाज में, तो कई लोग जो हैं वो अपराध से ग्रस्त हो जाते, कई लोग जो हैं वो लूले अपाहिज होते या जान से जाते, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने किसी को मारा है तो उसके बदले में वो व्यक्ति भी उस व्यक्ति के किसी भी अन्य व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ है उसको मार के अपने व्यक्ति की मौत का बदला लेगा। तो जो प्रतिशोध की भावना है उसको समाप्त करने के लिए ये आवश्यक था कि जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उसको दंडित किया जाए। उससे क्या होगा कि जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया था, तो इसको उसकी पनिशमेंट मिल गई है। तो ये चार जो हैं मुख्य आधार उद्देश्य थे जो कि आईपीसी को बनाने के रीज़न रहा है। चलिए, अब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अपराधी है वो अपराध करता है तो उसको दंड दिया जाता है आईपीसी में। तो अपराध क्या है, अपराध किसे कहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अपराध एक ऐसा कानून है या एक ऐसा नुकसान है जो मनुष्यों द्वारा असामाजिक कार्य करने में होता है। अपराध किसे कहते हैं, तो अपराध जो है वो एक ऐसा नुकसान है, एक ऐसी क्षति है जो किसको होती है, जो मनुष्यों द्वारा असामाजिक कार्य करने पर समाज में निवासरत व्यक्ति को होती है। ऐसा कार्य जिसे राज्य नहीं चाहता है कि किया जाए और कोई करता है तो रोकने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। राज्य है, सरकार है, वो चाहती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य ना करे जिसको रोकने के लिए उसने विधि का निर्माण कर रखा है, और अगर कोई वो व्यक्ति तब भी उस कार्य को करता है तो फिर उसको दंड का प्रावधान किया गया है, और वो कार्य जिसको राज्य मना करता है और व्यक्ति करता है तो वह अपराध कहलाता है। अपराध किसी ऐसे कार्य को कहते हैं जो देश की विधि के विपरीत किया जाता है। देश की ने एक विधि बना दी कि आपको ये काम नहीं करना है और आप उसके अपोजिट जाके उस कार्य को करते हैं, जैसे बाल विवाह करना, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना, किसी की हत्या करना, चोरी करना, डकैती करना वगैरह वगैरह। ऐसे कई कार्य हैं जिनको कि मना किया गया है, जैसे बाल विवाह पे अंकुश लगा दिया गया है, लेकिन आप तब भी बाल विवाह करते हो, और अगर सरकार को पता चलता है कि या राज्य को पता चलता है कि बाल विवाह किया गया है तो वो उसको रोकने के लिए जाते हैं
क्यों जाते हैं? क्योंकि बाल विवाह को उन्होंने विधि बनाकर प्रतिबंधित कर दिया है और वो उसको रोकने के लिए जाएंगे और जो बाल विवाह का अपराध कारित कर रहा उसको वो दंड देंगे। तो इससे आप समझ लीजिए कि अपराध ऐसा कार्य होता है जिसको कि करने के लिए सरकार ने विधि बनाकर मना किया है। अब हम देखते हैं अपराध की परिभाषा क्या है। विभिन्न विधिशास्त्रियों ने अपराध को परिभाषित किया है। मैंने यहाँ पर कुछ विधिशास्त्रियों की परिभाषा दी है। अगर आपके पास इससे इजी किसी व्यक्ति की विधिशास्त्रियों की परिभाषा है तो आप उसको याद कर लीजिए। और परिभाषा जो होती है वो किसी भी टॉपिक का पूरा सार होती है। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको सारे टॉपिक की जो डिटेल है वो सब याद हो जाएगी। देखिए, सदरलैंड के मुताबिक अपराधी आचरण वह आचरण है जिससे आपराधिक कानून भंग होता है। सदरलैंड क्या कहते हैं कि अपराधी आचरण क्या है? तो अपराधी आचरण वो आचरण है जिससे कि अपराधी विधि का उल्लंघन करता है, विधि को भंग करता है। जॉन एस मेवेफंजी कहते हैं, अपराध समाज के विरुद्ध उन समस्त असंतोषों को प्रकट करता है जिन्हें राष्ट्रीय कानून द्वारा स्वीकार किया गया है तथा जिनका कर्ता दंड का भागी है। मतलब इनका क्या कहना है कि अपराध क्या है? समाज के विरुद्ध एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा असंतोषजनक कार्य है जिसको कि करने के लिए जो देश का कानून है उसने मना किया है और तब भी आप करते हो तो आप दंड के भागी हो। ट्रेफ्रेट क्या कहते हैं? अपराध वे कार्य हैं जिनको करना कानून द्वारा रोका गया है और विधि द्वारा जिसको दंडनीय बनाया गया है। देखिए, तीनों की डेफिनेशन को आप देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट नज़र आएगा कि तीनों का जो कहने का अर्थ है वो यही है कि अपराध वह कार्य होता है या अपराध उसको कहते हैं जिसको करने के लिए राज्य ने, सरकार ने राष्ट्रीय कानून द्वारा उस रोकने का प्रयास किया है या उसको कानून बनाकर मना किया है कि आप इस कार्य को ना करो और आप तब भी इस कार्य को करते हो तो वह अपराध कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल वही कार्य अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं जिनको करना राज्य या सरकार द्वारा मना किया गया हो या सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो। इसके अलावा अन्य कार्य चाहे वह सामाजिक या नैतिक रूप से अहितकर ही क्यों ना हो, अपराध नहीं माने जाते हैं। अपराध की परिभाषा जो है वो समय के अनुसार बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? तो आप एग्जाम्पल देखो, बहुविवाह प्राचीन काल में वैध था और एक सर्वमान्य प्रथा के रूप में था, लेकिन वर्तमान में वह विधिक रूप से अवैध है। पहले के ज़माने में बहुविवाह प्रत्येक समाज में जो है वो लीगल था, वैध था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो बहुविवाह कर सकते थे क्योंकि वो एक प्रथा के रूप में, एक रूढ़ी, एक परंपरा के रूप में हमारे देश में विद्यमान था। लोग करते थे एक से अनेक शादियाँ, लेकिन जब ये विधि बना दी गई कि अगर आप एक से अधिक शादी करोगे या आप दूसरा विवाह करोगे तो कानूनी रूप से वो इनलीगल होगा और आपको सज़ा मिलेगी। तो जब ये विधि बना दी गई है तो अब वो अवैध हो गया है। तो समय और परिस्थितियों के हिसाब से जो अपराध है उसकी डेफिनेशन जो है वो बदलती रहती है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसका इतिहास, उसको बनाने का रीज़न, उद्देश्य, अपराध किसे कहते हैं, अपराध की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मैं इसके नोट्स के रूप में ब्लॉग पर भी दे रही हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग को भी लाइक करिए, शेयर करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।